हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो सेशन होने वाला है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। आपके एसएसटी में समझ लीजिए कि बहुत अच्छा स्कोर बनाने वाला क्लास है। तो देखिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए आप लोग करते क्या है ना कि यही थियरी आप लोग को पेड क्लास में इनरोल करके पैसे जमा करके आप लोग को पढ़ने में मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, और वही चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आप लोग को वीडियो एंड तक बने रहने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। तो आप लोग को नहीं सही लगता, लेकिन देखिए ये जो जितने भी टॉपिक है ना, ये आपके लिए समझ लीजिए 100% श्योर बोल रहे हैं एसएसटी में सबसे अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। देखिए थियरी क्या होता है ना, थियरी पढ़ने से देखिए पहली बात तो आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पी वाई क्यू ज़रूरी है। एक बात बताइए, आप लोग पी वाई क्यू जितने भी आप लोग मतलब मॉक टेस्ट देते हैं जितने, देखिए कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब तक आपकी थियरी क्लियर नहीं होती है। अगर आप लोग बस पी बाई क्यू पर डिपेंडेंट होकर जा सकते हैं तो देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 मैच कर सकता है, आपको पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि देखिए कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए आप लोग। और चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिएगा। और हाँ देखिए आज का क्लास सच में महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अगर आप लोग वीडियो देखिए ना तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बना रहा करिए, क्योंकि जितनी भी जानकारी आप लोगों के लिए मिलती है ना, समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिलती है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का जो कि टॉपिक है आपके कच्चे माल की खोज पर जो टॉपिक है, बोल रहा है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी। धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। देखिए क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता में जो कच्चा माल होता है उनको वो लोग पदार्थ कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से उन लोगों को मिल जाता है, लेकिन या किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी हुआ, धातु हुआ, अयस्क हुआ, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें भी बनाई जाती होंगी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा जो पैदा किया गया कपास है, कच्चा माल कहते हैं उसको, बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा भी तैयार किया जाता था। लेकिन जो कि ये तांबा था, लोहा, सोना, चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर होते थे, वो पत्थर, वो बहुमूल्य चीज़ें वो लोग दूर से आयात करते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी आप लोगों ने कल पढ़ा था कि 7,000 साल पहले आप लोगों के मेहरगढ़ से कपास की सबसे पहली खेती हुई थी। आप लोग ये टॉपिक भी क्लियर करते चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफ़गान से किया जाता था। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। मतलब आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। जो तांबा होता था वो राजस्थान से आयात होता था। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। मतलब पश्चिम एशियाई जो ओमान है वहाँ से भी आपके तांबे की आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु होती है टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गान से किया जाता था। देखिए तांबा में जो मिलाया जाने वाला एक धातु होता है टीन, उसका आयात जो है आधुनिक ईरान और अफ़गान से किया जाता था।
सोने के आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो था वह गुजरात, ईरान और अफ़गान से किया जाता था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके PYQ में कई बार पूछा जा चुका है। बोल रहा है कि जो कि तांबा आपके राजस्थान से, पश्चिम एशियाई ओमान से भी तांबा का आयात, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन को धातु कहते हैं। ये देखिए टॉपिक क्लियर करने वाली चीज़ है। आधुनिक ईरान और अफ़गान से किया जाता था, जो टीन था आपका ईरान और अफ़गान से। सोने का आयात होता था आपके आधुनिक कर्नाटक, जो अभी कर्नाटक है। बहुमूल्य पत्थर का आयात आपके गुजरात, ईरान और अफ़गान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था, इन चित्रों को देखो, एक खिलौना और दूसरी एक मोहर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये खिलौना है और दूसरी तरफ ये मोहरें दिख रही हैं आपको। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पूछ रहा है कि क्या तुम लोग बता सकते हो। ये आप लोग को देखने में नहीं लग रहा है, आप लोग शायद गांव में अगर आप लोग देखे होंगे तो एक हल जैसा होता है, तो वही बोल रहा है कि क्या तुम लोग बता सकते हो। ये हल जैसा है खिलौना, बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी। पूछ रहा है कि मतलब ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे वहाँ पे, हमें यह ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी हल चलाने वाला। देखिए यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि नगरों में रहने वाले लोग के लिए भोजन, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। देखिए एक बार और रिवाइज करते चलिए। बोल रहा है कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, लोग जानवर पालते थे। कि किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को सामान देते थे। जो लोग गाँव में अनाज उगाते थे और जानवर जो पालते थे, तो किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले जो शासक लोग रहते थे और जो लेखक और दस्तकार लोग रहते थे, उन खाने को सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से मतलब पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते होंगे। चलिए जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग की एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के से बनाए गए थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके से अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास लोग तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश दूर दूर तक। देखिए बोल रहा है कि हड़प्पा के, देखिए यहाँ से एक बार और रिवाइज करते चलिए। बोल रहा है कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों में सिंचाई के, जो पानी संचय किया जाता था, तो मतलब जब ज़रूरत पड़ती होगी उन लोगों को तो फसलों की सिंचाई की जाती होगी। और हड़प्पा के जो लोग थे तो गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते होंगे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में वे लोग दूर दूर तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का कुछ मतलब लकड़ी का निशान भी मिला है, तो ले जाया जाता था। वे पेड़ जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। देखिए वो जो मवेशी लोग थे वो लोग सूखा पड़ने पर दूर दूर जाते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवर का भी वो लोग शिकार करते थे। देखिए आपके हड़प्पा सभ्यता में जो मवेशी लोग थे वे लोग दूर दूर सूखा पड़ने पर जाते थे,
वे बेर जैसे फल को इकट्ठा, मछली को पकड़ना और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करना उनका पेशा था। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सूक्ष्म निरीक्षण बोल रहा है कि कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौला वीरान नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को दो भागों में कई नगर जो थे दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर के 3 भागों में बट गया था। इसके हर किस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। बोल रहा है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहा है कि कच्छ के इलाके में, कच्छ आपका गुजरात बोलता है, कि कच्छ के इलाके में खादर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो थे 2 भागों में विभक्त हो गए थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया। इसके हर किस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर आने जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बोल रहा है जो आपका धौलावीरा नगर है वो आपका 3 भागों में बांटा गया था। ये क्वेश्चन आपके PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो टॉपिक एक एक ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि जो आपका धौलावीरा था, यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन वहीं जो धौला नगर आपका है वो 3 भागों में। देखिए ये टॉपिक आप लोग को ध्यान से देखते चलना है। आपका हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में विभक्त था, धौलावीरा आपके 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से कि चारों पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। जो आपका धौलावीरा है उसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। हाँ, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। बोल रहा है कि इसके अंदर जो आने जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। और फिर बोल रहा है कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। बोल रहा है, देखिए ये भी टॉपिक आप इसीलिए बोल रहे थे आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। देखिए यहाँ से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके PYQ में बनते ही बनते हैं। यही बोल रहा है कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कि कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। बोल रहा है जो गुजरात के खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर है, ऐसे स्थान पर यह बसा था कि जहाँ के कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बोला इन नगरों में एक भंडार गृह था। इस नगर में जो था कि एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह में कई मुहरे और मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले थे। देखिए क्या बोल रहा है आपसे कि यहाँ पर पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो आपका खंबात की खाड़ी थी मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर जैसे कि ये ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता होगा। यहाँ पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। बोला कि इस नगर में एक भंडार गृह था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले थे। हाँ,
बोल रहा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें रुकती होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसे लोथल का बंदरगाह बोला जाता है। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतरा जाता होगा। बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए कि लोथल का जो बंदरगाह है, यहाँ पर आपका समुद्र से रास्ते आने वाली नावें रुकती होंगी। संभवतः यहाँ पर माल भी चढ़ाया उतराया जाता होगा। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपका लोथल का बंदरगाह है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लोथल का जो तालाब था, ये आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो है लोथल के पास आपकी यहाँ एक बड़ी इमारत मिली है, जहाँ संभवतः है कि मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले होंगे। हाँ, बोल रहा है कि यहाँ पर एक इमारत मिली है, संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। बोल रहा है कि मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन यहाँ मुहरबंदी जानते हैं आप लोग किसको बोला जाता था? पहले के ज़माने में, मतलब उन लोगों के समय में जो कुछ डिब्बे होते थे, अभी तो ढक्कन से बंद किया जाता था, लेकिन पहले ढक्कन का ज़माना नहीं था, तो वो लोग मिट्टी से उस चीज़ को बंद कर दिया करते थे। तो अगर कोई छेड़ देता तो वो पता चल जाता, अगर वो चिपका रहता था मिट्टी, और अगर वो मिट्टी निकल जाती थी तो इससे उन लोगों को पता चल जाता था कि सामान को छेड़ा गया है। बोल रहा है कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। यही बोल रहा है, जो मिट्टी लगी होती थी उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मतलब ये लोग मुहरबंदी बोलते थे। तो बोल रहा है कि अगर वो छाप छूटी नहीं हुई होती थी तो ये साबित होता था कि सामान के साथ उनके छेड़छाड़ नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस सभ्यता का अंत हुआ था आपका लगभग 39,000 साल पहले। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। मतलब अचानक इन लोगों का बदलाव आया कि लोग इन नगरों को छोड़ दिए। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जो जल निकासी प्रणाली थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर झिग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसी कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभ्यता के नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान देखिए, यही बोल रहा है कि मतलब जो 39,000 साल पहले आपका एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि अचानक लोगों ने वहाँ का नगर छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हुआ। मोहनजोदड़ो में जो सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी जो होती थी प्रणाली वो नष्ट हो गई, सड़कों पर झिग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। विद्वानों का कहना था कि मतलब नदियाँ सूख गई होंगी, अन्य लोगों का कहना था कि जंगल का विनाश हो गया था, लेकिन इसके कारण ये हो सकते हैं कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब लोगों का मानना था कि मतलब ये भी कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी जो थे, जो मवेशी लोग जाते थे दूर दूर, उनका बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त भी हो गए होंगे। हो सकता है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संभवतः नगर का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और संभवतः ये बात भी सही है कि बाढ़ और नदी सूखने का असर कुछ ही इलाकों में तो हुआ होगा, लेकिन वो पूरा सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता का नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है।
आधुनिक पाकिस्तान। देखिए, ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर भी आपके कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में बन के आए हुए हैं। एक एक टॉपिक इसीलिए बोलती हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पर सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो बोल रहा है कि सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग जो थे कि पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। मतलब इन लोगों का कहना था कि जो सिंध और पंजाब, जब आपका हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होता है तो सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थीं वो उजड़ गई थीं। कई लोग जो थे कि पूर्व और दक्षिण इलाकों के बाद में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग इस आपके 1400 साल बाद मतलब नए नगरों का विकास होता है। इनके बाद तुम इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ो। अभी आपके 5 और 8 में ये बताएगा। और नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मिस्र पे भी बहुत क्वेश्चन बनकर आया है। बोल रहा है कि अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है रेगिस्तान है। लगभग आपके 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा था। बोल रहा है कि जो लगभग आपका 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजा थे वो सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे जिन्हें पिरामिड, देखिए ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये पिरामिड है। इसमें ना मम्मी जो दफनाया जाता था, उन लोग का जो मरने के बाद उन लोग को दफनाया, उनको मम्मी बोला जाता था। इसी में दफना के मतलब सुरक्षित रखा जाता था। यही बोल रहा है कि इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है, अभी भी है। वर्तमान में आपके मिस्र में जाएंगे ये पिरामिड लोग दूर दूर से देखने जाते हैं। अभी इसका मतलब आपके हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो है, तो इसे देखने के लिए लोग जाते हैं। तो बोल रहा है कि राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी उनकी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। जब वो लोग मर जाते थे तो उनके शव को उसमें दफनाया जाता था। उस शव को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ जो है उनकी अनेक चीज़ें भी दफनाई जाती थी, जैसे कि इनमें खाद्यान्न, पेय, खाने वाला सामान, पीने वाला, पहनने वाला वस्त्र, आपके गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी मतलब इसमें शामिल थे। हाँ, बोल रहा है कि मतलब खाने वाले, पीने वाले, वस्त्र, गहने, बर्तन, जितने भी मतलब उनके पर्सनल सामान थे वो उनके साथ दफनाए जाते थे। कभी कभी शवों के साथ जो है कि उनके सेवक और उनकी सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। सोचिए, बोल रहा है कि जो वहाँ के मतलब जब वो लोग मरते थे तो मतलब उनके पर्सनल सामान तो जाते ही थे, मतलब उनके सेवक और सेविकाओं को भी उसमें दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। बाप रे, सोचिए कि ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये आपका वर्तमान में अभी आप जाएंगे, इसकी इतनी मतलब पॉपुलैरिटी है, इसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं कि मतलब उसमें सोचिए उनके पर्सनल सामान तो जाते ही जाते थे, मतलब उसमें सेवक और सेविकाएं भी चले जाते थे। यही बोल रहा है कि दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में जो है कि सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था दफनाने में, शवों को दफनाने में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कल्पना करो, बोल रहा है कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता या यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ आप लोगों के लिए उपयोगी ये वर्ड है जो बोल रहा है कि नगर दुर्ग शासक लिपि, आप लोगों ने नगर दुर्ग पढ़ा है। अभी ऊंचे महल को नगर दुर्ग, निचला नगर कहा जाता था। अभी आप लोगों ने इसको भी पढ़ा है। लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई, ये जितने भी वर्ड हैं आपके हड़प्पा सभ्यता से मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ भी दे रहा है, यहाँ पर देखते चलिएगा। बोल रहा है कि मेहरगढ़ में आपके कपास की खेती लगभग आपके 7000 साल पहले, नगरों का आरंभ लगभग 47,000 साल पहले,
यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों के अंत जो हुआ है 39,000 साल पहले, अन्य नगरों का विकास लगभग 25,000 साल पहले। देखिए मेहरगढ़ में आपकी कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले, 47,000 साल पहले नगरों का आरंभ हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत मतलब लगभग 39,000 साल पहले, और अन्य नगरों का विकास जो हुआ है लगभग आपके 25,000 साल पहले। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और आई होप कि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगा हो, और अगर बढ़िया लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक। चलिए आप लोग को बहुत बहुत दिल से मतलब दुआ निकल रही है कि आप लोग का सीटेट इस बार क्लियर हो जाए। चलिए सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।